अगर कोई आदमी आपका डेटा एक्सेस करता है तो आपको खबर आ जाती है। एस्टोनिया और इंडिया दोनों ही डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। तो ये एक कार्ड है और आप देखें इसमें एक चिप है। एक कार्ड में ही उसकी सारी दुनिया समाहित है। तो लोग कहते हैं एआई का नुकसान उन्हीं को होगा जो एआई में बिलीव नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और अमर उजाला फिलहाल पहुंचा हुआ है एक ऐसे मुल्क में जो छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। नाम है उसका एस्टोनिया। और एस्टोनिया में जब मैं बैठा हुआ हूं तो जब डिजिटल इंडिया की बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और डिजिटली पूरी तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस मुल्क की अहमियत और बढ़ जाती है। और वो इस लिहाज से कि खासतौर से हम लोग के बीच में कुछ परस्पर संबंध आगे बढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, आपने बाहुबली फिल्म देखी है ना, उसमें अमरेंद्र बाहुबली का एक डायलॉग होता है कि अगर आपने किसी को छू लिया तो बाहु की तलवार को छू लिया। तो यहाँ की एक सरहद ऐसी है कि अगर उसको आपने छू लिया, जिसको नारवा कहते हैं, और वहाँ पर अगर रशियन एग्रेशन के दौरान उसको छू लिया तो नाटो वो यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा। वो नाटो की लाइन है। तो कुल मिला के इस समय इस मुद्दों पर बात करने के लिए हमसे बेहतर जो इस समय जो हमारे साथ शख्सियत है उनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती थी। वो है यहाँ के एस्टोनिया के एम्बेसडर श्री आशीष सिन्हा जी। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर होने के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल ये कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और एस्टोनिया ने अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत प्रतिमान स्थापित किए हैं। कैसे जो है प्रशासन सुशासन चलता है, जिसकी बात भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते जा रहे हैं। 1.3 मिलियन बनाम 1.4 बिलियन, कैसे कुछ आपस में हो सकता है आदान प्रदान, या लगता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या का अंतर है? नहीं, ऐसा है कि थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन और आपने बहुत ही वेल रिसर्च क्वेश्चन पूछा है। इसका जवाब ये है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसका जनसंख्या बड़ी हो या छोटी हो उसको स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है। तो एस्टोनिया और इंडिया दोनों ही डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। इंडिया ने भी बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारा डीपीआई, हमारा डिजिटल स्टैक जो हम दूसरी कंट्रीज़ को भी ऑफर कर रहे हैं। एस्टोनिया डिजिटली एक छोटा कंट्री है पर डिजिटली हमेशा आगे रहा है। स्काइप एक जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पहला ऐसा कॉलिंग सिस्टम था जिसको हम लोगों ने भी यूज़ किया इंटरनेशनल कॉल्स के लिए, वो यहाँ स्थापित हुआ था। यहाँ के लोगों ने उसको लाया था। उसके बाद कई सारे इनके भी यूनिकॉर्न्स आए और यूरोप के अंदर पर कैपिटा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इस कंट्री में। तो ओवरऑल इनोवेशन इकोसिस्टम और उसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का सिस्टम बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है। इनकी खासियत ये है कि सारी सिटीजन सर्विसेज को इन्होंने डिजिटाइज कर रखा है। तो वही थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि डिस्क्राइब करें कैसे किया उन्होंने। एक कार्ड होता है, हर एस्टोनियन के पास एक कार्ड होता है और वो एक चिप एनेबल्ड कार्ड होता है। उस कार्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचना होती है उस व्यक्ति के देश में आने जाने, उसकी पढ़ाई, उसके करियर, उसका जॉब, उसने कितनी छुट्टी ली, उसकी कितनी छुट्टियां बाकी हैं, उसका हेल्थ रिकॉर्ड, उसको कौन सी मेडिसिन चलती है, उसको कौन से डॉक्टर ट्रीट करते हैं, ऐसी ये सारी चीज़ मैं एक सैंपल दिखाऊं आपको। तो ये एक कार्ड है और आप देखें इसमें एक चिप है बस इस, और हर आदमी के पास इस कार्ड के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर है। तो उसके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो प्रैक्टिकली आप समझिए कि एक कार्ड में ही उसकी सारी दुनिया समाहित है। और इसमें एक्सेस बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है कि जो भी पार्टी को जितना देखना है आपके बारे में वो उतना ही देख सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर ले, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी भी इनकी बहुत ही पुख्ता मानी जाती है, 100% पुख्ता बताई जाती है। आप इसको साइबर सिक्योरिटी और डेटा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन दोनों को एक साथ रख के देखेंगे तो इसमें अगर कोई आदमी आपका डेटा एक्सेस करता है तो आपको खबर आ जाती है। और अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति को या इस संस्था को कोई ज़रूरत नहीं है मेरा डेटा एक्सेस करने की, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और वो फिर उसके लिए लीगली लायबल हो जाता है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सिटीजन सर्विसेज को काफ़ी हद तक यहाँ पे डिवोर्स को छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज, मैरिज, पढ़ाई,
हेल्थ, सब इस कार्ड में है। सब कुछ इस कार्ड के थ्रू है, सारा इंफॉर्मेशन। तो जैसे मैं इसलिए ये सवाल और ज़्यादा मौजूद हो जाता है क्योंकि भारत में लगातार जो असंभव को संभव करके दिखाया है, माना जा रहा था कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन तमाम डिजिटलाइजेशन किया गया, डिजिटलाइजेशन हुआ है। जी। अब अगले चरण में जिसको बोलते हैं क्वालिटी, और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी या जो भारत की सरकार है वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि तमाम लाल फीताशाही से भी बचाना चाहती है, सीधे उन तक मदद पहुंचे। तो उस लिहाज से ये क्या काफ़ी उपयोगी हो सकता है? हम उसमें खुद ही बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, और अभी इन चीज़ों का जो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं उसमें इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। बट दो कंट्रीज जो एक ही फील्ड में अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कोऑपरेशन की संभावना नहीं है। इनफैक्ट उनको आपस में और कोऑपरेट करना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के सहारे बढ़ सकें, दोनों एक दूसरे से लर्न कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें संभावना है, और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक साइबर एक्सेल बोल के एक कंपनी है जिसके साथ साइबर सिक्योरिटी में हमारे यहाँ हमारे संस्थाओं में काम हो रहा है, कोलैबोरेशन है। इनका जो डिजिटल सिस्टम है जो ई-गव बोलते हैं, वहाँ पे हर साल इंडिया से लोग आते हैं। हमारा जो NIC है वो उनके साथ संबंध बनाए हुए है, और हर साल NIC की टीम आती है यहाँ पे और इनके अपडेट्स सीखने और समझने और कोलैबोरेट करने। अच्छा, एस्टोनियन प्रेसिडेंट जा रहे हैं फरवरी में, मैं बस शॉर्ट में ज़्यादा पूछूंगा, उसमें आपको लगता है कुछ महत्वपूर्ण, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए हैं, यहाँ हाई स्कूल से उन्होंने लागू किया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भरता लोगों की ना बढ़े, बल्कि AI का कैसे ज़्यादा सदुपयोग करके अपनी बुद्धि का विकास किया जा सके और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लिए जा सके, इसको लेकर भी कुछ हमें लगता है कि कुछ इन दोनों देशों के बीच में हो सकता है। देखिए, इंडिया तो AI समिट कर रहा है। पिछले AI समिट में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और एस्टोनियन प्रेसिडेंट अलार कारिस की मुलाकात हुई थी। तो उस समय इन लोगों ने बात की और काफ़ी कॉमन एरियाज और कॉमन व्यूज़ ऑन AI। AI के बारे में कहा जाता है कि AI का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, तो लोग कहते हैं कि AI का नुकसान उन्हीं को होगा जो AI में बिलीव नहीं करेंगे। तो फॉर्चुनेटली हमारे दोनों जो लीडर हैं, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अलार कारिस, दोनों फर्म बिलीवर हैं कि AI से हम जनता का भला करेंगे। हमारे यहाँ हम इसको ऐसा देख रहे हैं कि जो दक्षिण के देश हैं जिनको एक्सेस नहीं है या जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनको भी AI में वो पीछे ना रह जाए। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट अलार कारिस हैं वो खुद एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने AI को एजुकेशन में बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट किया है। AI लीप उनका एक ब्रेन चाइल्ड है। तो हर स्कूल में हर बच्चे को AI सिखाया जा रहा है। तो जब वो इंडिया जाएंगे तो इसी विषय पे वो बोलने वाले हैं, और वहाँ जब उनकी मुलाकात होगी हमारे लीडर्स से तो ज़रूर इस बारे में बात होगी। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन है डिजिटल और साइबर का, AI कैन ride on the existing strength of the relationship. तो सिन्हा साहब, बस अब आखिरी में बस इतना पूछना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से रशियन एग्रेशन को लेकर यहाँ पर कुछ चिंता है, जो एग्रेशन यहाँ कहा जा रहा है, और पुतिन का भारत जाना, और उसके बाद कुछ बातें, कुछ सवाल उठते हैं, इसको लेकर क्या भारत और एस्टोनिया के संबंध, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? खासतौर से मैं बार बार कहता हूँ कि वो नाटो की जो लाइन है जहाँ से यूरोप की शुरुआत होती नार्वा से, उसको छू लिया तो यूक्रेन के साथ में तो चीज़ें बढ़ी हैं, फिर लगता है कि शायद कैटलिस्ट और पड़ जाएगा, उस उत्प्रेरक से आग और भड़क सकती है। तो एक ऐसी परिस्थितियां बनी, अब एक बहुत जटिल स्थिति में भी हैं यहाँ पर। देखिए, एस्टोनिया के लोग इस सिचुएशन से व्यथित हैं, और उनको ये महसूस होता है कि खतरा है। लेकिन हमारे भारत और रशिया के संबंधों के बारे में उनकी भी जानकारी है। उनको पता है कि ये पुराने संबंध हैं, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। हमारा रशिया का रिलेशनशिप इस वॉर से संबंधित नहीं है, और बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशियन राष्ट्रपति पुतिन को कहा कि ये वॉर का एरा नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी से सोल्व होना चाहिए। तो इस बात को एस्टोनियन लीडर्स अप्रिशिएट करते हैं, और वो ये मानते हैं कि मोदी जी का एक रोल हो सकता है यहाँ शांति स्थापित करने में। जी। इनकी थोड़ी दुविधा है जो ये है कि ऑयल जो हम पेट्रोलियम जो हम खरीदते हैं उससे रशिया को आर्थिक लाभ हो रहा है, जिसकी वजह से वो वॉर को कंटिन्यू, जो मिस्टर ट्रम्प कहते हैं, जो ट्रम्प
जी कहते हैं। तो इस बात को वो कहते हैं और हम भी अपनी बात बताते हैं कि भाई सिर्फ हम ही नहीं, विश्व के दूसरे देश भी रशिया से यूरोप गैस ले रहा है, यूरोप भी ले रहा है, और हम किसी दूसरे मकसद से नहीं ले रहे हैं, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का हक है। तो ये बात हम एस्टोनियन लीडरशिप को हमने समझाने की कोशिश की है और हमने समझाया है, वो समझते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में एक तरफ जहां वो हमारी पोजीशन अप्रिशिएट करते हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी वल्नरेबल है, क्योंकि वो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है और इनका अपना एक इतिहास रहा है, एक समय ये सोवियत संघ के पार्ट थे। तो इन सब बातों को लेकर के एक कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है, जिसको बहुत तार्किक तरीके से समझाना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों ही बातें हैं। एक तरफ ये भारत की स्थिति को समझते हैं, पर दूसरी तरफ अपनी स्थिति को लेकर थोड़ा परेशान है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो भारतीय एम्बेसडर सिन्हा साहब ने यहाँ बात कही है, इसका मूल ये समझ लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान साहित्यकार थे। उन्होंने एक बात कही थी कि विरुद्धों के बीच में सामंजस्य असली सौंदर्य है, और भारत वो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो विरुद्ध हैं उनको अपने हितों के लिहाज से, मानवता के हितों के लिहाज से साध रहा है, और ये करते हुए वो दिखाई पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, अमर उजाला से बात करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।